प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आने के बाद सौमिष्ठा किसी दूसरे तरीके के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। वो वापस से आरुषि के पास गई ताकि उसे उससे कोई आइडिया मिल सके, लेकिन उसकी हालत भी सौमिष्ठा जैसी ही थी। आखिर में उन दोनों को कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। आरुषि ने इस बारे में अपनी मैनेजमेंट कंपनी से बात की और इस फैसले पर पहुंची कि उसे किसी नॉर्मल या अनपॉपुलर इंसान की तलाश करनी चाहिए। ये बस एक सपोर्टिंग रोल था, लेकिन इम्पोर्टेंट भी। इसलिए उनकी मैनेजमेंट कंपनी ने उसके लिए एक एक्टर को ही ढूंढा, जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन उसकी एक्टिंग स्किल्स शानदार थी। इस एक्टर का स्केड्यूल दूसरे पॉपुलर एक्टर के तरह टाइट नहीं था। ये आसानी से आरुषि के साथ प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस कर सकता था। साथ ही उन्हें उस पर किसी भी तरह की बंदिश डालने की कोई जरूरत नहीं थी। वो खुद लोगों की नजर में आना चाहता था, इसलिए वो पूरी शिद्दत के साथ अपने पार्ट को प्ले करता, जिससे कि आरुषि की एक्टिंग स्किल्स पे उभर कर उस एक्ट में सामने आती। आरुषि खुद भी इस बारे में ध्यान से सोच रही थी। विभूति की कही बात को दरकिनार करने के बाद अगर वो अपने सेलिब्रिटी गेस्ट एक्टर के साथ ही अपने पार्ट को स्टेज पर परफॉर्म करने का मन बनाती, तो इससे उसे ही नुकसान होता। क्योंकि वो सेलिब्रिटी काफी पॉपुलर था, तो उसका स्केड्यूल भी काफी टाइट था। वो उसके साथ प्रैक्टिस के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाता। बिना अच्छी प्रैक्टिस के उसकी परफॉर्मेंस कंपटीशन के दिन परफेक्ट नहीं हो सकती थी। आरुषि खुद भी एक पॉपुलर एक्ट्रेस थी। कंपटीशन को जीतना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए मायने रखता था तो उसका रेपुटेशन। वो इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थी। ऐसे में अगर वो इस तरह के छोटे मोटे एक्टिंग कंपटीशन को नहीं जीत पाती है, तो ये उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होती। साथ ही उसके एक्टिंग स्किल्स पर सवालिया निशान भी उठने लगते। सौमिष्ठा जरूरत से ज्यादा हेल्पलेस थी। वो बस आरुषि की ही राह पर चल सकती थी। उन दोनों ने फाइनली बाकी चीजों को ध्यान से हटाकर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना शुरू किया और प्रॉपर तरीके से अपने एक्टिंग पार्ट की प्रैक्टिस करने लग गई। जल्दी ही कंपटीशन के फाइनल्स का दिन आ गया। कृतिका निखिल की कार में बैठकर ओबेरॉय फैमिली और अपनी माँ के साथ नेशनल ड्रामा एकेडमी के एंट्रेंस पर आ गई। मुझे बैक स्टेज जाना होगा, हम कंपटीशन के बाद मिलते हैं। कृतिका ने ओबेरॉय फैमिली के सीनियर्स और अपनी माँ अनुराधा से ये बात कही। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और अपनी बची खुची तैयारियों को पूरा कर लो। और हाँ, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, अनुराधा ने मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ कहा। और रिजल्ट की चिंता मत करना। स्टेज पर बिताने वाले अपने मोमेंट को एंजॉय करो और वापस हमारे पास आ जाओ। हाँ बिल्कुल, उर्मिला देवी ने अनुराधा की बात पर सहमति जताई। तुम्हारा टॉप 10 में होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस स्टेज पर काफी कुछ लक पर भी डिपेंड करता है। स्टेज पर क्या होगा, तुम्हें कितना अच्छा परफॉर्म करना है, इन सारी बातों की चिंता जरा भी मत करना। बस खुद रिलैक्स करो और अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय करो। दादी माँ, आप तब क्या करोगी जब आपकी कही बातों से रिलैक्स होने की जगह कृतिका भाभी और भी ज्यादा नर्वस हो जाएंगी? जागृति उर्मिला देवी की बातों को सुनकर खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया। जिन लोगों का दिमाग पहले से शांत और रिलैक्स रहता है, अगर उन्हें कोई ये कहे कि रिलैक्स रहो, तो बदकिस्मती से वो उस शख्स के ये सब कहने के साथ ही नर्वस होना शुरू हो जाता है। जागृति की बात सुनकर निखिल हंस पड़ा। चिंता मत करो, मेरी कृतिका का माइंडसेट काफी अच्छा है। इधर उर्मिला देवी के दिमाग में जागृति की बात घर कर गई। कहीं उनके वो सब कहने से कृतिका रिलैक्स होने की जगह नर्वस होने लगी तो? ये सोचने के बाद उन्होंने उसे आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मुझे जाना होगा, आप चिंता ना करें, मैं जरा भी नर्वस नहीं होंगी, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम्हें और देर यहाँ हमारे साथ रुकने की कोई जरूरत नहीं। हम ऑडियंस के बीच बैठकर तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखेंगे। जब कंपटीशन खत्म हो जाएगी, तो हम सब साथ साथ घर लौटेंगे, उर्मिला देवी ने कहा। कृतिका के कार से उतरने के बाद निखिल भी कार से उतर गया। कृतिका कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। तब निखिल ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें बैक स्टेज पहुंचाकर मैं वापस आ जाऊंगा। कृतिका ने मौके का फायदा उठाया और जब कोई उन्हें देख नहीं रहा था, तो उसने निखिल की कलाई पर जोर की चिकोटी काटी।
उसके ऐसा करने से निखिल का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखें तुरंत गहरी काली हो गई। निखिल ने उसे कहा था कि कंपटीशन के पहले वो अपने रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे। उसने कृतिका को इसका कारण भी बताया था। कृतिका को ये बात याद थी, लेकिन अब वो उसके साथ बैक स्टेज तक आना चाहता था। शैतान, कहते हुए निखिल ने कृतिका की कलाई थाम ली। वो उसे फिर से चिकोटी काटने का मौका नहीं देने वाला था। मैं तुम्हारे साथ बैक स्टेज चल रहा हूँ और तुम मुझे ऐसा करने से मना नहीं करोगी। कृतिका ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली। उसने उसकी बात को ठुकराया नहीं। वैसे भी वो वॉक करते हुए ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुके थे। अगर उसे लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसे भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो साथ भी स्कूल कंपाउंड में वॉक करते हुए थिएटर की ओर बढ़ने लगे। निखिल कृतिका से नजरें बचाकर उसे देख रहा था। लगता है ये लड़की भूल गई है कि आज इसका बर्थडे भी है। उसे उसका बर्थडे याद था, लेकिन वो अपना खुद का बर्थडे भूल गई थी। निखिल इस बारे में काफी वक्त से सोच रहा था। जब कृतिका ने उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया था, तो उसे उसका बर्थडे ठीक से सेलिब्रेट करना भी नहीं आ रहा था। उस दिन उसे देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो उस लड़की को किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने का कोई आइडिया ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि कभी किसी ने उसके बर्थडे के दिन को स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया ही नहीं था। अनुराधा उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसके बर्थडे को ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करने की इकोनॉमिकल कंडीशन में कभी भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने उसके बर्थडे को कभी भी शानदार तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया। एक लंबे वक्त के बीत जाने के बाद वो अपने बर्थडे के बारे में केयर करना भी भूल गई। वो ऐसा सोचती ही नहीं थी कि कोई उसके बर्थडे की परवाह करता होगा। शायद जब से वो इतनी बड़ी हो गई कि उसे चीजें याद रहने लगे, तब से उसे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसका बर्थडे कब आता है। इसी वजह से उसने निखिल को कभी भी अपने जन्मदिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना ही उसने उसे कोई हिंट दी। निखिल ने कृतिका की तरफ देखा। इतनी कम उम्र में अपने बर्थडे को भूल चुकी लड़की को देखकर उसका दिल दर्द से तड़प उठा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक बड़ा सा खंजर उतार दिया हो। जो लड़की उसकी ताकत बन चुकी थी और जिस लड़की में उसे कभी कोई कमजोरी नजर ही नहीं आती थी, वो कभी कभी उसके दिल को बहुत ज्यादा दुखा देती थी। और इस बारे में उस लड़की को कुछ भी नहीं पता होता था। जब कृतिका को ये एहसास हुआ कि निखिल के उसे देखने का तरीका कुछ अलग है, तो उसने अपने सिर को ऊपर उठाकर देखा। वो अभी उससे ये पूछने ही वाले थे कि क्या बात है, कि किसी के भौचक के हो चुकी आवाज ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। निखिल सर! कृतिका ने सामने की ओर देखा, जहां थिएटर के एंट्रेंस के पास उसे सौमिष्ठा खड़ी नजर आई। उसके मुंह से ये हैरानी भरी जोरदार आवाज निकली थी। उसे देखने के बाद कृतिका को एहसास हुआ कि वॉक करते हुए वो काफी जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक आ पहुंचे थे। निखिल एकदम से पिफर पड़ा। उसे सौमिष्ठा जानी पहचानी तो नहीं लग रही थी। इधर सौमिष्ठा की आंखें ना चाहते हुए भी निखिल और कृतिका के हाथ को देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उनके हाथ आपस में बंधे हुए से लग रहे थे। उसने उन दोनों को अभी अभी अपनी आंखों से एक दूसरे का हाथ थामकर वहां आते हुए देखा था। ये कृतिका निखिल के साथ क्यों चलकर आ रही थी? जब उसने देखा कि निखिल उस पर बुरी तरह गुस्सा हो गया है, तो एक पल के लिए सौमिष्ठा की तो सांस ही अटक गई। निखिल की गुस्सैल नजरें किसी को भी नर्वस करके उसकी सांसों को रोक देने के लिए काफी थी। निखिल सर, मैं सौमिष्ठा हूँ। मैं नेशनल फिल्म एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ और अपने एक्टिंग कोर्स के चौथे साल में हूँ। मैंने इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के टॉप 10 में क्वालिफाई किया है। सौमिष्ठा ने जैसे तैसे अपना इंट्रोडक्शन निखिल को दिया। निखिल ने बेरुखी से अपने सिर को हिला दिया, मानो वो कह रहा हो हम्म। सौमिष्ठा खुद को क्यूरियस होने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसमें निखिल से कुछ भी पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। इसलिए उसके मन में जो भी सवाल उठ रहे थे, उसने वो कृतिका से पूछा। क्या तुम निखिल सर से यहाँ आते वक्त रास्ते में मिले थे? इससे पहले कि कृतिका उसके सवाल का जवाब देती, निखिल ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। मुझे अंदर जाकर उन स्टूडेंट्स को एक बार देखना है जो कि कंपटीशन के फाइनलिस्ट हैं और आज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
निखिल की बातों से सौमिष्ठा को लगा कि कृतिका यहाँ आते वक्त रास्ते में ही निखिल से मिली होगी। वो खास तौर से टॉप 10 में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं ये देखने के लिए यहाँ आया होगा। वैसे सच भी यही था। निखिल एक्चुअल में टॉप 10 में शामिल सभी कंटेस्टेंट्स को एक नजर देखना चाहता था, इसलिए वो कृतिका के साथ वहां आया था और उसने कृतिका को जल्दी से थिएटर के अंदर भेजने की कोशिश नहीं की। इधर सौमिष्ठा ये सब सोचकर अंदर ही अंदर कृतिका से गुस्सा हो रही थी। उसे लग रहा था कि लड़की कितनी बेशर्म है, जो निखिल को देखते ही उसने उसे चिपकना शुरू कर दिया। छी! निखिल के दूसरी तरफ उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए वो दिल ही दिल में कृतिका को घटिया और गिरी हुई लड़की समझने लगी। बैक स्टेज जाने के पूरे रास्ते के दौरान वो निखिल से बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन निखिल उसे सीधे सीधे इग्नोर करता रहा। उसने उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उससे बात करने की कोई कोशिश की। वो बस सौमिष्ठा थी, जो जरूरत से ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। इस वक्त उसे देखने वाले भी मन ही मन यही सोच रहे थे कि वो लड़की दो लोगों के साथ होते हुए भी खुद से ही बातें क्यों किए जा रही थी। वैसे सौमिष्ठा को देखने के बाद निखिल कृतिका को बिना बैक स्टेज पहुंचाए वहां से वापस नहीं लौटने वाला था, क्योंकि अगर कृतिका को बैक स्टेज पहुंचाए बिना सौमिष्ठा के साथ अकेले छोड़कर वो वहां से लौट जाता तो उसका दिल कृतिका के लिए काफी परेशान रहता। जब वो बैक स्टेज पहुंचा तो उसने देखा कि कंपटीशन के लगभग सभी फाइनलिस्ट पहले से ही वहां आ चुके थे। निखिल ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ सिंपल बातें कही और फिर वहां से लौट गया। सौमिष्ठा अपने स्क्रिप्ट को निकालकर उसे एक आखिरी बार पढ़ना चाहती थी, लेकिन एक्चुअल में ये उसके नर्वस होने की निशानी थी। सच तो ये था कि पिछले 10 दिनों से वो लगातार अपने स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने की प्रैक्टिस कर रही थी। उसे अपनी सारी लाइंस अच्छे से याद थी और किस लाइन को किस इमोशन के साथ डिलीवर करना है ये भी। इस वक्त उसका अपने स्क्रिप्ट को देखना एक तरह से उसकी आदत थी। बेचैन होकर वो अपने स्क्रिप्ट को आखिरी बार पढ़ रही थी, ताकि फाइनल परफॉर्मेंस के दौरान उससे कोई गलती ना हो। लेकिन कुछ लाइंस को पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसका मन भटक रहा है। उसने अपने पीछे पलट कर देखा। थोड़ी दूरी पर उसे कृतिका एक चेयर पर बैठी हुई दिखाई दी। फिर अचानक से उसने कुछ सोचा। वो अपने स्क्रिप्ट को अच्छे से याद कर चुकी थी, लेकिन वो इस वक्त घबराहट के कारण उसे देख नहीं पा रही थी। तब उसने सोचा कि जब वो अपनी स्क्रिप्ट को देख ही नहीं पा रही, तो वो कृतिका को भी उसके स्क्रिप्ट को देखने नहीं देगी। शायद इस तरह से जब कृतिका स्टेज पर जाएगी, तो उससे कुछ गलती अपने आप हो जाए। ये सोचते हुए सौमिष्ठा कृतिका के पास आई। कृतिका, हेलो सौमिष्ठा थी। कृतिका ने शांति से उसके नाम को पुकारा। सौमिष्ठा ने कृतिका की रिंग फिंगर में चमक रही उसकी एंगेजमेंट रिंग को देखा। मैंने सुना है कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है। हाँ, आपने सही सुना है। कृतिका ने सहमति जताई। फिर तुम निखिल सर के साथ उनके हाथ को थामकर क्या कर रही थी? अचानक से सौमिष्ठा ने अपनी आवाज ऊंची कर ली, ताकि हर कोई उसकी ये बात सुन सके। अब जब तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तो तुम्हें दूसरे मर्दों से थोड़ा दूर रहना चाहिए ना? कृतिका की भौहें उठ गई। जीतने के लिए यह सौमिष्ठा कुछ भी कर सकती है। सौमिष्ठा दी, क्या आपको लगता है कि ये सब कहकर आप मेरे इमोशंस के साथ खेल सकती हैं, ताकि बारी जब मेरी स्टेज पर परफॉर्म करने की आए तो मुझसे कोई ना कोई गलती हो? कृतिका ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। क्या आप मुझसे इतना डरती हैं? शर्मिष्ठा के चेहरे की तो रंगत ही उड़ गई। उसका चेहरा पहले सफेद हुआ, फिर लाल। वे लोग जो शर्मिष्ठा की बातें सुनकर शॉक्ड थे, अब उसकी बातों की सच्चाई पर शक करने लगे थे। अभी तो उन्होंने उसकी कही बातों को सच माना ही था, लेकिन जो कुछ कृतिका ने कहा, उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि कृतिका की बातों में भी लॉजिक है। शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था, वो लोगों के दिल और दिमाग के साथ खेलने के लिए कहा था। इस बात की पॉसिबिलिटी कृतिका की कही बातों को सुनकर उन सभी के मन में उठ चुकी थी। सौमिष्ठा का रिएक्शन ये बात साबित करने के लिए काफी था। क्या आप बकवास कर रही हो तुम? मैं तुमसे क्यों डरने लगी? कुछ पल तक हैरान रहने के बाद अचानक से सौमिष्ठा ने ऊंची आवाज में कहा,
तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलकर स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान तुमसे गलती करवाना जैसी छोटी सोच मेरी तो नहीं हो सकती। मैं इतनी भी बुरी नहीं। कृतिका ने सहमति में अपने सिर को हिलाया। जो भी हो, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा भी था तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। सौमिष्ठा का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर इस लड़की की बातें इतना गुस्सा दिलाने वाली क्यों थी? कृतिका, रिमझिम, महर और नितिका तेजी से उसका नाम पुकारते हुए उसके पास आए। अरे, तुम तीनों एक साथ, क्या बात है? उन तीनों को वहां देखते ही कृतिका का बिगड़ रहा मूड अपने आप अच्छा हो गया। उन तीनों ने सौमिष्ठा के उस इल्जाम को भी सुन लिया था जो उस लड़की ने अभी अभी कृतिका पर लगाया था। वे तीनों सौमिष्ठा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन इस वक्त उसे सामने से देखने के बाद उस लड़की के लिए उन तीनों के दिल में कोई खास अच्छी इमेज नहीं बन रही थी। महर तो जानबूझकर सौमिष्ठा के मुंह के सामने पीट करके खड़ी हो गई ताकि उस लड़की को कृतिका दिखाई ही ना दे और वो वहां और देर तक खड़ी ना रहे और अपनी जगह पर वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाए। रिमझिम और नितिका ने बाकी दोनों साइड से कृतिका को घेर लिया ताकि अगर सौमिष्ठा दूसरी तरफ से कृतिका से बहस करना चाहे तो भी वो कृतिका को फेस टू फेस ना देख पाए। आपको जिससे बहस करनी है वो भी बिना किसी कारण के, तो आपको उसका चेहरा तो देखना ही चाहिए। अब जब सामने वाले को आप देख ही नहीं पाओगे तो बहस किससे करोगे? हवा से। कृतिका को ये समझते देर नहीं लगी कि उसकी तीनों फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या कर रही थी और उनकी चालाकी को समझते ही वो खुद को खिलखिलाकर हंसने से रोक नहीं पाई। दिल ही दिल में वो उन तीनों की शुक्रगुजार हो चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को उसके लिए खास बना लिया था। हम तो तुझसे मिलने के लिए आए थे, रिमझिम ने चहकते हुए कहा, ताकि अगर तुम्हारा मूड किसी वजह से ऑफ हो तो कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले ही उसे ठीक कर सके। हाँ, तुमसे थोड़ी देर बाद बात कर लेने के बाद हम वापस लौट जाएंगे। हम तुम्हारी स्क्रिप्ट से तुम्हारा ध्यान ज्यादा देर हटाएंगे नहीं, महर ने कहा। अरे, अभी तो आई हो तुम तीनों और अभी लौटने की बात भी कर रही हो। वैसे भी मैं अपने स्क्रिप्ट को देखने की प्लानिंग में नहीं थी, कृतिका ने कहा और कुछ स्टूल्स उन तीनों के बैठने के लिए उनकी तरफ बढ़ा दिए। बैक स्टेज में ज्यादा जगह तो नहीं थी, लेकिन कंटेस्टेंट से मिलने के लिए उनके कुछ जानने वाले वहां आ सकते थे। ये सोचकर मैनेजमेंट ने वहां कुछ एक्स्ट्रा स्टूल्स उपलब्ध करवाए थे। तुम अपने स्क्रिप्ट नहीं देखने वाली हो, पर क्यों? नितिका ने सवाल किया। तुम्हें जरा भी नर्वसनेस नहीं हो रही? नर्वसनेस? ऑफ कोर्स मैं नर्वस हूँ, लेकिन बस एक फीलिंग है ये जिस पर मुझे कंट्रोल नहीं करना है, कृतिका ने मुस्कुराहट के साथ कहा। इन 10 दिनों में मैंने अपने स्क्रिप्ट को काफी अच्छे से याद कर लिया है, इसीलिए अब इसे देखने की मेरे पास कोई वजह नहीं। सीधे तौर पर कहूँ तो किसी डायलॉग के पहले वर्ड को देखते हुए मुझे वो पूरा डायलॉग याद आ जाता है। उस डायलॉग के साथ साथ उस पेज में और क्या क्या लिखा है ये तक मुझे याद आ जाता है। अगर अब इससे भी ज्यादा मैंने अपने स्क्रिप्ट को देखा तो मैं उल्टी ही कर दूंगी। अब तो मेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम लोगों से बात करके मैं अपने मूड को एडजस्ट कर लूं, क्योंकि अगर मेरा मूड ठीक रहेगा तो ही मैं स्टेज पर जाने के बाद अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगी। कृतिका ने जानबूझकर अपनी आवाज को धीमा नहीं किया। वो चाहती थी कि उसकी बातें वहां मौजूद बाकी के कंटेस्टेंट्स भी साफ साफ सुन सके। सौमिष्ठा ने भी उसकी बात साफ साफ सुन ली थी। उसकी बातों को सुनने के बाद वो खुद को एक नंबर की बेवकूफ समझने लगी। कृतिका को उसकी स्क्रिप्ट ना देखने देने की उसकी चाल निहायत ही बेहुदा और बकवास थी। इससे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था। ऐसी बात है तो हमें तुम्हारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें चलना चाहिए। तुम भी अपने मन को थोड़ा शांत कर लो, रिमझिम हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। फिर उसने कृतिका को थम्स अप का साइन दिखाया। ऑल द बेस्ट। उन तीनों के लौटने के बाद कृतिका शांति से अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने की कोशिश में लग गई। इस तरह से वो स्टेज पर जाने की अपनी आखिरी तैयारी को पूरी कर लेने वाली थी। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर संभव, प्रोफेसर अतुल, प्रोफेसर कमलेंद्र और प्रोफेसर शांभवी भी बैक स्टेज आए। न सिर्फ कृतिका से मिलने के लिए बल्कि सौमिष्ठा और आरुषि से मिलने के लिए भी। अगर वो दोनों लड़कियां किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हो तो वो सब इस वक्त उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकते थे।
इस दौरान थिएटर में धीरे धीरे ऑडियंस आकर अपने अपने टिकट के हिसाब से अपनी अपनी सीट्स पर बैठने लग गए थे। ये राउंड पिछले 2 राउंड से अलग था। इस राउंड को लाइव रिकॉर्ड कर स्टार स्क्रीन मीडिया की तरफ से टेलीकास्ट किया जाना था। इसकी ब्रॉडकास्टिंग द परफॉर्मर शो के स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले थी, जिसे उसका प्री ब्रॉडकास्ट प्रमोशन कहा जा सकता था। लेकिन ये कंपटीशन स्कूल्स के बीच था और इसे ऑर्गेनाइज भी वही सब लोग मिलकर कर रहे थे। स्टार स्क्रीन मीडिया इसके प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। इसी वजह से कंपटीशन के दौरान किसी भी तरह की पब्लिसिटी ट्रिक को स्टार स्क्रीन मीडिया की तरफ से आजमाया नहीं गया। साथ ही इसी कारण से पार्टिसिपेंट्स और जजेस के अलावा वहां कोई सेलिब्रिटी जजेस नहीं थे। जब सभी ऑडियंस मेंबर वहां आ गए तो ऑर्गेनाइजर्स ने एक्स्ट्रा लोगों के वहां आने से रोक लगा दी। सिक्योरिटी ने ऑर्गेनाइजर्स के ऑर्डर के बाद एंट्रेंस गेट को बंद कर दिया। अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल्स वीआईपी सीट्स पे बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद उन्हें वीआईपी एंट्रेंस से एक आदमी चलकर आता हुआ दिखाई दिया। ऑडियंस मेंबर उसे पहचानते हुए चिल्लाने लगे, ये तो डायरेक्टर दिवाकर है, ये सच में डायरेक्टर दिवाकर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज के लिए जज बनने वाला है? हे भगवान, अगर वो सच में आज के लिए जज बन रहा है तो ये बात काफी शानदार है। किसी डायरेक्टर का इस तरह के कंपटीशन का जज बनना सच में बवाल है। वो किसी के भी परफॉर्मेंस में अच्छी खासी कमी को निकाल सकते हैं। लेकिन वो सब गलत सोच रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि दिवाकर वीआईपी सीट पे आकर बैठ जाएगा। प्रिंसिपल गौतम और बाकी के सभी प्रिंसिपल्स दिवाकर के अभिवादन में अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हेलो दिवाकर सर। दिवाकर दिवाकर सभी ऑडियंस मेंबर्स उसके नाम को जोरों से पुकार रहे थे। जब वो वीआईपी सीट के रो में आया तो सभी प्रिंसिपल ने उसके साथ हाथ मिलाना चाहा। दिवाकर ने भी पोलाइटली उन लोगों के साथ हैंडशेक किया। मैंने निखिल से खास तौर पर आज की टिकट की डिमांड की ताकि आज चैंपियनशिप कंपटीशन के फाइनल्स को देख सको। वो सभी प्रिंसिपल उसकी बात को सुनकर और उसे वहां देखकर शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिवाकर जैसा बड़ा डायरेक्टर इस कंपटीशन को देखने के लिए खुद यहाँ आएगा। वो ए लिस्ट डायरेक्टर था। अपनी आखिरी फिल्म के बाद उसकी बराबरी हॉलीवुड लेवल की डायरेक्टर से होने लगी थी। कंपटीशन में पार्ट लेने वाले सभी कंटेस्टेंट अभी स्टूडेंट्स ही थे। वैसे स्टूडेंट्स जिनका एक्टिंग में अभी भी मैच्योर होना बाकी था। उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह के छोटे लेवल का कंपटीशन उसका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। दिवाकर ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि कृतिका कंपटीशन के फाइनल में है, इसलिए मैं यहाँ उसे सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ओ बाबा रे! कृतिका का रिश्ता तो डायरेक्टर दिवाकर के साथ सच में काफी अच्छा है। वो बस कृतिका के लिए इस कंपटीशन को देखने आया है। वो उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है। इससे पहले कई सेलिब्रिटीज ने दिवाकर के साथ उसकी फिल्म में काम किया था, लेकिन जिस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट वो कृतिका को दे रहा था, वैसा ट्रीटमेंट उसने आज तक किसी और को नहीं दिया था। मैं यहाँ बस कृतिका को लाइव परफॉर्म करते हुए देखने के लिए आया हूँ। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब रिलैक्स हो जाएं। उसकी कही बात सुनने के बाद जो मुस्कुराहट नेशनल ड्रामा स्कूल के प्रिंसिपल कामत के चेहरे पर आई थी, वो निहायत ही घटिया थी। निखिल के साथ कृतिका के रिश्ते का अच्छा होना एक बात थी, लेकिन दिवाकर के साथ कुछ दूसरे खास लोगों के साथ उसका रिलेशन, उसका कनेक्शन इतना अच्छा क्यों था? कामत को फिर से इस बात का पछतावा हुआ कि आखिर क्यों कृतिका ने उसके स्कूल को छोड़ दिया। लेकिन अब पछताने से उसे क्या मिलने वाला था? उसका रोना धोना उसके किसी काम नहीं आने वाला था। इसीलिए किसी तरह से अपने आंसुओं पर काबू रखना उसकी मजबूरी थी। वो गौतम को उसके मन में चल रही उथल पुथल के बारे में कुछ भी जानने नहीं दे सकता था। काश कि हमें पता होता कि आप यहाँ आने वाले हैं, हम आपको गेस्ट जज की जगह दे देते। आपके जैसे काबिल डायरेक्टर का इस कंपटीशन को जज करना हम सब के लिए बड़े सम्मान की बात होती। जावेद मीडिया यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा। दिवाकर ने हल्की खिलखिलाहट के साथ अपने हाथ को हवा में हिलाया। मैं यहाँ कृतिका से अपने रिलेटिव की तरह आया हूँ और एक ऑडियंस की तरह भी, जो कि स्टेज के नीचे रहकर उसे चीयर करेगा। एक रिलेटिव? कृतिका का रिलेटिव? वो सभी प्रिंसिपल दिल ही दिल में फिर से शॉक्ड हो गए।
कृतिका का रिश्ता सच में दिवाकर से काफी क्लोज था। अभी दिवाकर को अपनी जगह बैठे हुए कुछ पल भी नहीं हुए थे कि ऑडियंस फिर से हैरानी में चीख उठी। ये तो डायरेक्टर तल्पेश है। सभी उस ओर देखने लगे। वो सच में तल्पेश ही था जो अपनी वाइफ के साथ वहां आया था। उन दोनों ने अपने साथ पैदल चली उनकी बेटी के हाथ को दोनों तरफ से थाम रखा था। देखने से उम्र में छुटकी सी वो बच्ची प्राइमरी स्कूल में जाने वाले एज की लग रही थी। प्रिंसिपल कामत और गौतम के साथ सभी प्रिंसिपल फिर से अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्हें तल्पेश के वहां आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि वे सब वीआईपी रो में बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वीआईपी रो में और कौन कौन बैठने वाला था, जबकि वे सब खुद ही इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स में से एक थे। तल्पेश सर, गौतम ने उसे पुकारा। बाकी के प्रिंसिपल्स भी पीछे नहीं रहे और जल्दी से आगे आकर उन्होंने तल्पेश का अभिवादन किया। तल्पेश ने भी उन सभी के साथ हैंडशेक किया। मैंने नहीं सोचा था कि डायरेक्टर तल्पेश भी यहाँ आ जाएंगे, किसी ने जोर से कहा। जब कामत ने ये बात सुनी तो उसे लगा कि जरूर इसके पीछे भी कहीं न कहीं कृतिका का ही हाथ है। अभी उसने ये सोचा ही था कि उसने तल्पेश को कहते हुए सुना, मैंने कृतिका से पहले ही कहा था कि मैं कंपटीशन के फाइनल्स में उसे परफॉर्म करते हुए देखने के लिए आऊंगा। सभी लोग शॉक्ड हो गए। एक्चुअली तल्पेश आज यहाँ आने वाला दूसरा शख्स था जो स्पेशली कृतिका को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए आया था। और तो और, वो वहाँ अकेले नहीं आया था, उसके साथ उसकी फैमिली में वहाँ आई थी। कृतिका ने अपने फिल्मी करियर में अब तक बस 2 फिल्मों में काम किया था और दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर्स के साथ उसके रिलेशन काफी अच्छे थे। कल्पेश और दिवाकर का अपनी फैमिली को साथ लेकर वहां आना लोगों को ये बतलाने के लिए काफी था कि उन डायरेक्टर्स और कृतिका के बीच कोई घटिया अफेयर नहीं चल रहा है। वो सच में बस उसके अच्छे दोस्त की हैसियत से वहां आए थे। इंडस्ट्री में जो कुछ होता था उसके हिसाब से उनके बीच सब कुछ अलग था। उन्होंने देखा कि तल्पेश की वाइफ अनुकृति मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मैं इस इंसान के बारे में क्या कहूँ। कंपटीशन के शुरुआती दौर में ही इसने कृतिका से कह दिया कि वो बस कंपटीशन के फाइनल्स को देखने के लिए आएगा। मुझे कृतिका को लाइव एक्ट करते हुए देखना था, इसीलिए मैंने इससे कहा कि हमें पहले राउंड में ही यहाँ आना चाहिए ताकि मैं कृतिका को देख सकूं। लेकिन इसने मेरी बात मानी ही नहीं। इसने साफ साफ कह दिया कि वो बस फाइनल्स के वक्त ही मुझे यहाँ लेकर आएगा। तल्पेश खिलखिला उठा। फिर उसने कहा, मुझे कृतिका पर पूरा भरोसा है। मुझे पता था कि वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी ही करेगी, क्योंकि अगर वो कंपटीशन के फाइनल में क्वालिफाई नहीं करती तो उसके साथ साथ ही मेरे लिए भी काफी एम्बैरेसिंग होता। तल्पेश और अनुकृति की बातों से लगा कि वो दोनों ही कृतिका को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे। साथ ही अनुकृति भी कृतिका के उतने ही करीब थी जितना कि तल्पेश। उसका रिलेशन भी कृतिका से उतना ही अच्छा था जितना कि तल्पेश का। वैसे अगर कृतिका इंडियन आर्ट्स कंपटीशन के चैंपियनशिप के फाइनल्स में सच में नहीं पहुंचती तो तल्पेश सच में काफी शर्मिंदा हो जाता। अपने डायरेक्टर फ्रेंड्स के सर्कल में उसने पहले ही इस बात को लेकर शर्त लगा ली थी कि कृतिका कंपटीशन के फाइनल में जरूर पहुंचेगी। वैसे उसका भरोसा सिर्फ कृतिका के फाइनल्स तक पहुंच पाने का नहीं था। उसके हिसाब से इस कंपटीशन को जीतने वाले भी कृतिका ही थी। तल्पेश अपनी फैमिली के साथ उसे प्रोवाइड किए गए सीट पर जा बैठा, क्योंकि दिवाकर और उसकी फैमिली के बाद तल्पेश भी अपनी फैमिली के साथ वहां आ पहुंचा था। इसलिए वहां मौजूद प्रिंसिपल्स ना चाहते हुए भी वीआईपी एंट्रेंस की तरफ खुद को देखने से रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद और भी कोई जल्दी ही वहां आने वाला है, लेकिन इस बार वे गलत सोच रहे थे। वीआईपी रो के सारे एम्प्टी चेयर वीआईपी गेस्ट से भरे जा चुके थे। ये बात उनके ध्यान में नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि वे सब अभी तक कुछ हद तक शॉक थे। कुछ देर के बाद कंपटीशन फाइनली स्टार्ट हो गया। कंपटीशन की होस्ट हर बार के रूल्स को फॉलो करते हुए स्टेज पर आई और फिर वहां मौजूद सभी जजेस का इंट्रोडक्शन उसने बारी बारी से ऑडियंस को दिया। पहले 5 रेगुलर जजेस को इंट्रोड्यूस कर लेने के बाद उस होस्ट ने कहा, इस बार हमारे जजेस पैनल में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। पहले 5 जजेस के बाद ओबेरॉय कॉरपोरेशन के आर्टिस्ट डिपार्टमेंट की सीट पर
इस बार कंपनी के मैनेजर मिस्टर ज्योतिर्मय की जगह कोई और बैठेंगे और वो शख्स है खुद ओबेरॉय कॉरपोरेशन के सीईओ मिस्टर निखिल ओबेरॉय। इस अनाउंसमेंट ने दर्शकों के बीच खलबली मचा दी। निखिल निखिल ओबेरॉय ओबेरॉय कॉरपोरेशन का सीईओ खुद इस कंपटीशन के फाइनल्स का एक जज होगा। शायद वो सच में कुछ रियल टैलेंटेड एक्टर्स की तलाश में है, इसलिए कंपटीशन के फाइनल्स के दौरान उसने खुद ही जज बनना तय किया। उस अनाउंसमेंट ने बैकस्टेज मौजूद कंटेस्टेंट्स के बीच में भी खलबली मचा दी। उसमें से ज्यादातर पहले से ही किसी न किसी मैनेजमेंट कंपनी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में थे, इसलिए वो चाहकर भी ओबेरॉय कॉरपोरेशन से मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकते थे। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने पर चुकाए जाने वाली रकम को ओबेरॉय कॉरपोरेशन तो उनके बदले चुकाने वाला नहीं था। लेकिन वैसे सभी कंटेस्टेंट ओबेरॉय कॉरपोरेशन से मिले कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकते थे, जो अभी किसी भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं थे। आखिर इस कंपटीशन की रियल इम्पोर्टेंस भी तो यही थी। कंपटीशन के शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स को बताया था कि जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा या टॉप 5 में आएगा, उसे ओबेरॉय कॉरपोरेशन की तरफ से एक शानदार कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। एक्टिंग फिल्म एकेडमी ऑफ ड्रामा और आर्टिस्ट फिल्म एकेडमी दोनों ही स्कूल के स्टूडेंट्स अभी किसी भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं थे, इसलिए जजेस टेबल पर निखिल का होना उनके लिए कंपटीशन के इम्पोर्टेंस को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ इस अनाउंसमेंट के बाद सौमिष्ठा की नजर कृतिका पर जा अटकी थी। अब उसे समझ में आया कि क्यों निखिल कुछ वक्त पहले बैक स्टेज आया था, क्योंकि वो आज के दिन कंपटीशन को जज करने वाला था। वहां आने का उसका कारण अब सौमिष्ठा के लिए समझने लायक हो गया था। ओबेरॉय कॉरपोरेशन किसी को बस उसकी एक्टिंग स्किल्स पर ही साइन नहीं करती थी। जैसा कुछ वक्त पहले ज्योतिर्मय ने कहा था, ओबेरॉय कॉरपोरेशन किसी एक्टर के हर पहलू पर गौर करता है। निखिल कुछ पल के लिए जज की कुर्सी से उठकर दर्शकों को अपनी झलक दिखाने के लिए खड़ा हो गया। उसने अपने सिर को झुकाकर सभी का अभिवादन किया। ठीक उसी पर उस होस्ट के पीछे की बड़ी स्क्रीन चमक उठी, जिसमें निखिल के बाद बैकस्टेज मौजूद कंटेस्टेंट्स की भी एक झलक दिखाई गई। कृतिका चुपचाप अपने कानों में ईयरफोन लगाकर अपनी आंखों को बंद किए कोई खास सॉन्ग सुन रही थी, ताकि वो रिलैक्स फील कर सके। कैमरे का एंगल ज्यादा देर तक उस पर रहा भी नहीं। वो सभी कंटेस्टेंट्स पर फोकस कर रहा था, पर साइड से ही सही, लेकिन कृतिका स्क्रीन पर सभी को दिखाई दे रही थी। निखिल की नजरें स्क्रीन पर जाने के बाद बस वो उसे ही देख रही थी। चाहे कैमरा किसी भी कंटेस्टेंट पर फोकस करे, उसका ध्यान उन पर जा ही नहीं रहा था। उसकी नजरें बस कृतिका को घूर रही थी, जो कि स्क्रीन पर किसी न किसी कॉर्नर में हर वक्त दिखाई दे रही थी। चाहे स्क्रीन पर कृतिका का पूरा चेहरा नजर ना आकर बस उसकी चेहरे का एक हिस्सा ही क्यों न नजर आए, और वो भी अलग अलग एंगल से, निखिल उसे पहचान सकता था। चाहे वो कोई भी एंगल हो, हर एंगल से उसकी कृतिका उसे प्यारी ही लग रही थी। शायद उसके चेहरे का कोई एंगल खराब था ही नहीं। कृतिका की आंखें बंद थी। उसका ध्यान एक पल के लिए भी कैमरे पर नहीं गया। चेहरे पर घबराहट और परेशानी के कोई भाव नहीं थे। वो काफी शांत दिखाई पड़ रही थी। दूसरी तरफ बाकी के कंटेस्टेंट्स में से ज्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। उन्हें पता था कि कैमरे के उनके सामने आने पर उन्हें कैसे बिहेव करना है। नेशनल ड्रामा एकेडमी की स्टूडेंट पल्लवी लगातार बोले जा रही थी। उसकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है। कभी वो अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपा ले रही थी, तो कभी खिलखिलाकर हंस दे रही थी। वही सौमिष्ठा अपने स्क्रिप्ट को अपने हाथों में लेकर लंबी और गहरी सांसें ले रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं स्टेज पर कब जाऊंगी। ऑर्गेनाइजर्स को जल्दी से कंपटीशन को शुरू कर देना चाहिए। जितना जल्दी मैं परफॉर्म कर पाऊंगी और जितनी जल्दी रिजल्ट आएगा, उतनी ही जल्दी मैं रिलैक्स हो पाऊंगी। अब जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। नेशनल ड्रामा एकेडमी के एक स्टूडेंट अक्षय ने कहा। एक्टिंग एकेडमी ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट कार्तिक ने अपने दोनों हाथों को आपस में कसकर बांध लिया। यहाँ मौजूद हर एक कंटेस्टेंट मेरे सीनियर हैं। सभी के पास कैमरे पर आने का एक्सपीरियंस है, पर मेरे पास नहीं है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ।
हर कंटेस्टेंट खुद को एक दूसरे से ज्यादा पोलाइट दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्कुल किसी स्कूल के फाइनल एग्जाम के एक दिन पहले क्लास में हुई स्टूडेंट्स के बीच की बातचीत जैसा लग रहा था। तब हर स्टूडेंट एक दूसरे से यही कहता था कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है यार, मैंने तो खेल कूद में टाइम पास कर दिया। लेकिन सच तो ये होता था कि वो सब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होते थे, चाहे इसके लिए उन्हें देर रात तक जागना ही क्यों ना पड़े। हर कोई इस सच से वाकिफ था। दिल ही दिल में सब यही सोच रहे थे और कोई भी एक दूसरे की कही बात का भरोसा भी नहीं कर रहा था। फाइनली कैमरा एक बार फिर से कृतिका पर चला गया। वो उसे कोई स्पेशल तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये कैमरा स्टार स्क्रीन मीडिया के मेन स्टूडियो के जैसा नहीं था, जो कि ब्यूटी फिल्टर के थ्रू किसी भी सेलिब्रिटी को चाहे वो दिखने में अच्छा हो या ना हो सुंदर दिखला सकता था। ये एक सिंपल एचडी कैमरा था। ऐसा कैमरा जो आप पर दूर से भी फोकस कर रहा हो तो भी आप बदसूरत दिखाई पड़ सकते हैं। किसी ब्यूटी फिल्टर का भी तक इस कैमरे में नहीं था। कोई नहीं जान पाया कि कंटेस्टेंट्स में मौजूद कुछ लड़कों ने अपने चेहरे को कैसे मेंटेन किया हुआ था। वो लोग आज लड़कियों से भी दिखने में ज्यादा अच्छे लग रहे थे। हल्का लाइट मेकअप तो उन पर पूरी तरह से जच रहा था। दूसरी तरफ उस एचडी कैमरे के कंटेस्टेंट में मौजूद ज्यादातर लड़कियों का चेहरा ऑयली नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हैंकी को उनके चेहरे पर रब किया जाए तो हल्का छूने भर से ही उनका मेकअप उतर जाएगा। ऑडियंस ने जब ये बात नोटिस की तो वो आपस में बातें करने लग गए। हे भगवान, ये सब तो बड़ी अजीब दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेकअप करके ये सब भूत बन गई है। मेरे ख्याल से इससे पहले एचडी कैमरे को यूज नहीं किया गया था, इसी वजह से हमें उनकी क्लोज लुक्स कभी नहीं मिले थे। इस तरह तो उनके चेहरे का पूरे स्क्रीन पर नजर आना उनकी मेकअप की पोल पट्टी खोल रहा है। आज के कंपटीशन में इस कैमरे की वजह से कुछ लड़कियों को उनके परफॉर्मेंस के निश्चित ही कम मार्क्स मिलने वाले हैं। जल्दी ही उस कैमरे ने कृतिका को अपने टारगेट में लिया और उस पर अच्छे से फोकस किया, लेकिन उसके चेहरे पर वो कोई भी फॉल्ट नहीं ढूंढ पाया। उसके नैन नक्श एकदम परफेक्ट थे, जिन पर बहुत ही हल्का मेकअप किया गया था। कृतिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैमरा उसे ही फोकस कर रहा है। उसने अपने ललाट को अपनी उंगलियों से हल्का सहारा दे रखा था। उसकी आंखें बंद थी और वो किसी गाने को सुनने में खोई हुई थी। कृतिका। बैक स्टेज को हैंडल करने वाली होस्ट ने कृतिका का नाम पुकारा। इस बार उसे जोर से पुकारा गया था, इसलिए कृतिका की आंखें खुल गई। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्या उसे डिस्टर्ब करना जरूरी था? कृतिका, बाकी के सभी कंटेस्टेंट तो काफी नर्वस लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। तुम तो बड़े आराम से अपनी आंखें बंद किए कानों में ईयरफोन लगाकर सुस्ता रही हो। वो होस्ट मुस्कुराते हुए बोले। कृतिका ने काफी सीरियस होते हुए जवाब दिया, मैं भी काफी नर्वस हूँ। मुझे डर है कि स्टेज पर परफॉर्म करते हुए अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मेरे इमोशंस सही होंगे या नहीं। इसलिए आंखें बंद करके मैं खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। कृतिका ने अपने मोबाइल से ईयरफोन अलग कर दिया, जिससे कि जो सॉन्ग वो सुन रही थी उसकी आवाज बैक स्टेज गूंज उठी और साथ ही स्क्रीन पर उसे देख रही ऑडियंस को भी उस सॉन्ग को सुनने का मौका मिल गया। वो उसी फिल्म के बैकग्राउंड सॉन्ग को सुन रही थी जिसके एक पार्ट को अभी उसे स्टेज पर परफॉर्म करना था। लेकिन ये बात ऑडियंस या दूसरा कोई भी समझ नहीं पाया। वो सब अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक किस फिल्म का था। ये बैकग्राउंड म्यूजिक काफी इंटेंस और डार्क था, जिसे सुनकर ऑडियंस को ये समझ में आ गया कि कृतिका को जो स्क्रिप्ट दी गई है उसे ठीक से परफॉर्म करना काफी मुश्किल है। वो होस्ट ना चाहते हुए भी कृतिका को एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाई। उस होस्ट और कृतिका को वहां आए हुए काफी वक्त हो चुका था और वो काफी टाइम से कृतिका को देख रही थी। अभी तो कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ है। वो यहाँ आई भी काफी पहले है और यहाँ आने के बाद से वो अब तक लगातार उसके स्क्रिप्ट से जुड़ी थीम म्यूजिक को सुने जा रही थी। इस वक्त भी वो म्यूजिक ही सुन रही थी, यानी कि अपने इमोशंस को अपने एक्ट के अनुसार ढालने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रही है। क्या तुम शुरुआत से ही गाना सुन रही थी? उस बैकस्टेज होस्ट ने सवाल किया। कृतिका के मोबाइल में अभी भी वो थीम म्यूजिक बज रहा था। उसने सहमति से अपने सिर को हिलाया। हाँ,
जिस पार्ट को मैं स्टेज पर परफॉर्म करने वाली हूँ, उसके अनुसार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हे भगवान! कहीं तुम इतनी देर से बस एक ही म्यूजिक तो नहीं सुन रही हो? उस होस्ट ने सरप्राइज होते हुए सवाल किया। जी, मैं तब से बस एक ही म्यूजिक को बार-बार सुन रही हूँ। पर कैसे? लगातार एक ही म्यूजिक को सुनकर तुम बोर नहीं हुई? कृतिका मुस्कुरा उठी। किसी कैरेक्टर में पूरी तरह से ढल जाना और उस कैरेक्टर के किरदार को दिल से निभाना बहुत अच्छी फीलिंग देती है मुझे। ऑडियंस ने जब ये सुना तो वो कृतिका को और भी ज्यादा एडमायर करने लगे। लेकिन एक ही म्यूजिक को बार बार सुनना उनकी समझ से बाहर की बात थी। कृतिका कैसे एक ही म्यूजिक को बार बार सुन ले रही है? मैं तो किसी गाने को एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा 2 बार सुन सकती हूँ, पर उससे ज्यादा नहीं। वो छोड़ो, बाकियों को देखो, वो कैसे किसी बेवकूफ की तरह कैमरे के सामने बिहेव कर रहे हैं। जबकि कृतिका कितनी अलग है, वो सच में बहुत खास है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। बाकी के कंटेस्टेंट्स तो इस कंपटीशन को उतना सीरियसली ले ही नहीं रहे, जितना उन्हें लेना चाहिए। जैसे ही कैमरा उनके ऊपर आया, लगे सब ऊटपटांग हरकतें करने। उनके बीच सीरियस कोई है, तो बस हमारी कृतिका। हर कोई यही कहता है कि कृतिका हमेशा छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। लेकिन एक्चुअल में उसका बिहेवियर ऐसा है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे, तब मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज करूंगी। लेकिन अगर हम इस बारे में ध्यान से सोचें तो हम सबको नजर आएगा कि कृतिका ने बिना किसी के उसे परेशान किए कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश की ही नहीं है, ना ही खुद को पॉपुलर बनाने की कोई कोशिश। जब कोई उसे टारगेट नहीं करता तो वो हमेशा लो की मेंटेन करती है। उस ऑडियंस की बात सुनने के बाद बाकी के लोग भी इस बारे में सोचने लगे। हाँ यार, ये तो सच है। अभी भी तो कृतिका लो की मेंटेन करते हुए शांति से अपने एक्ट की प्रिपरेशन कर रही थी। अगर बैकस्टेज होस्ट ने उससे सवाल जवाब ना किए होते तो वो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच ही नहीं पाती। जब बाकी के सभी कंटेस्टेंट कैमरे के सामने आने की कोशिश में लगे हुए थे, तब कृतिका शांति से एक कोने में बैठी हुई थी। क्योंकि इस वक्त कैमरे का मेन फोकस बैकस्टेज में था, इसलिए किसी ने भी जजेस के चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशंस पर ध्यान नहीं दिया, खास करके निखिल के एक्सप्रेशंस पर। निखिल का पूरा ध्यान इस वक्त बिग स्क्रीन पर कृतिका को देखने में लगा हुआ था। उसे वो हर एंगल से खूबसूरत लग रही थी। वो दिल से मना रहा था कि काश वो इस वक्त बैक स्टेज में मौजूद होता। अगर वो वहां होता तो कृतिका को पता चले बगैर चुपचाप उसे वो देखता रहता। दूसरी तरफ विभूति ने पलटकर मोहनीश से बात की। कृतिका सच में बुरी नहीं है, उसका दिल चालबाजियों से भरा बिल्कुल भी नहीं है। मोहनीश मुस्कुरा उठा, फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता कि कृतिका किस ऑर्डर में परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर आएगी, लेकिन जब आप और नम्रता उसे परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इतनी खास क्यों है। इन कुछ दिनों में तुमने न जाने कितनी ही बार उसकी एक्टिंग की तारीफ की है। कहीं हमारा ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया है तुमने? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एक्सपेक्टेशंस जरूरत से ज्यादा हाई हो जाएं और जब कृतिका स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आए तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार परफॉर्म ना कर पाए। नम्रता ने थोड़ी सी ठिठोली की। हालांकि उसे पता था कि मोहनीश का कृतिका की तारीफ करने का मेन कारण कृतिका का सच में एक टैलेंटेड एक्ट्रेस होना है। उन्होंने सोचा कि मोहनीश के हिसाब से कृतिका की एक्टिंग अपने टाइम के न्यूकमर जैसी नहीं बल्कि उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। वो कम उम्र की इस लड़की के एक्टिंग टैलेंट को देखकर शॉक्ड हो गया था। इसलिए उन दोनों के सामने वो बार बार कृतिका की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन लोगों से गलतियां भी तो हो सकती है, खासकर मर्दों से। मोहनीश का कृतिका की तारीफ करना उल्टा भी पड़ सकता था। बार बार कृतिका की तारीफ सुनने के कारण नम्रता और विभूति के एक्सपेक्टेशंस उसके परफॉर्मेंस को लेकर काफी बढ़ गई थी। लेकिन जब मोहनीश ने कृतिका के साथ परफॉर्म किया था तब उसकी एक्सपेक्टेशंस काफी लो थी। शायद इसी वजह से वो उससे जरूरत से ज्यादा इम्प्रेस हो गया। जो कि कृतिका एक स्टूडेंट थी, इसी वजह से वो उसमें गलतियां देखने को लेकर कॉन्फिडेंट था। लेकिन कृतिका की परफॉर्मेंस में उसे कोई गलती या खामी नजर नहीं आई। उसने उसकी सोच से काफी बेहतर एक्टिंग की। इसी वजह से उसे लग रहा था कि कृतिका एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। वो लगातार उसकी तारीफ करता रहा। नतीजा ये हुआ कि नम्रता और विभूति अब कृतिका को परफॉर्म करती हुई देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे।
ऐसे में अब अगर आज कृतिका की एक्टिंग वैसी नहीं रही जैसे कि वो दोनों सोच रहे थे, तो वे निश्चित हो जाते। ऐसे में अगर वो अच्छा भी परफॉर्म करती तो वो उसे कम मार्क्स ही देते। इसी वजह से नम्रता ने अपनी एक्सपेक्टेशन को पहले से काफी कम कर लिया था। चाहे मोहनीश ने कुछ भी कहा हो, कृतिका को अनफेयर मार्क्स देने से बचने के लिए ये तरीका सबसे कारगर था। वो अपनी साथ साथ विभूति को भी यही करने के लिए कह चुकी थी। जल्दी ही बैकस्टेज होस्ट ने शो को आगे बढ़ाने के लिए स्टेज होस्ट को कहा। स्टेज होस्ट ने अनाउंसमेंट की, अब इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के फाइनल्स की शुरुआत होने वाली है। आप जजेस से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आइए अब मैं आप सबको सेमीफाइनलिस्ट कंटेस्टेंट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। नेशनल फिल्म एकेडमी से सौमिष्ठा, आरुषि और कृतिका। नेशनल ड्रामा एकेडमी से किशोर, शिवांगी, मोहित और सिम्मे। नेशनल मीडिया यूनिवर्सिटी से कायनात। एक्टिंग एकेडमी ऑफ ड्रामा से विराट। आर्टिस्ट फिल्म एकेडमी से श्रद्धा। कंटेस्टेंट किस ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे ये लकी ड्रॉ के तहत तय किया जाएगा, उस होस्ट ने कहा। आप सब स्क्रीन पर नजरें बनाए रखें। इस अनाउंसमेंट के बाद ही लकी ड्रॉ प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया। इत्तेफाक से कृतिका का ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस सबसे लास्ट में आया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसकी परफॉर्मेंस कंपटीशन का फिनाले परफॉर्मेंस होने वाला था। जिसे सबसे पहले परफॉर्म करना था वो हद से ज्यादा प्रेशर को हैंडल करने वाला था। वही लास्ट परफॉर्मर के ऊपर स्ट्रेस थोड़ा कम होता, लेकिन ये बस कहने की बात थी। असली मुश्किल तो फिनाले परफॉर्मेंस को ही फेस करनी थी। आमतौर पर ऐसी कंपटीशन में जो पहले परफॉर्म करता है उसके मार्क्स ज्यादातर कम ही आते थे। आज के सभी 10 परफॉर्मेंस 20 मिनट के होने वाले थे। हर परफॉर्मेंस के बाद 5 मिनट का गैप था। इसका मतलब कि जब कृतिका की परफॉर्मेंस करने की बारी आएगी तब तक 3 घंटे बीत चुके होंगे। 3 लंबे घंटे। इतने समय में तो ऑडियंस के साथ साथ जजेस भी थक जाएंगे, जिससे कि शायद वो दिल से फाइनल परफॉर्मेंस को जज ना करे। कृतिका का आखिर में परफॉर्म करना शायद उसे मुश्किल में डालने वाला था। सबसे पहला परफॉर्मेंस नेशनल ड्रामा एकेडमी के स्टूडेंट किशोर का था। उन सभी स्टूडेंट्स का टॉप 10 में आना ये साबित करता था कि वे सब काफी टैलेंटेड हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स शानदार थे। साथ ही अब कंपटीशन का प्रेशर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पार्टिसिपेंट्स का स्ट्रेस लेवल बढ़ ना जाए, इसलिए जजेस उनके परफॉर्मेंस को एट अ टाइम मार्क्स तो देंगे, लेकिन उनके मार्क्स को उसी वक्त बतलाया नहीं जाएगा, बल्कि एक लिफाफे में डालकर स्टोर कर दिया जाएगा। जब सभी कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस दे लेंगे, तब जाकर एक साथ उनके मार्क्स को अनाउंस किया जाएगा, ताकि किसी भी कंटेस्टेंट का माइंडसेट अफेक्ट ना हो। किशोर, जो कि सबसे पहले परफॉर्म करने वाला था, उसे ताजमहल फिल्म के औरंगजेब के पार्ट को प्ले करना था। तीसरी परफॉर्मेंस सौमिष्ठा की होने वाली थी, जिसे लज्जा फिल्म के रेखा के किरदार को प्ले करना था। फाइनल टॉप 10 कंटेस्टेंट के लिए एक बात फायदेमंद थी, और वो ये कि किसी भी फाइनलिस्ट को उनकी परफॉर्मेंस के लिए सेम स्क्रिप्ट नहीं दी जाने वाली थी। सौमिष्ठा ने आज काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, जिस वजह से उसे जजेस की काफी तारीफ मिली। तुमने खुद को मिले कैरेक्टर के हर एक पहलू को अपने परफॉर्मेंस में दिखाने की कोशिश की, और इसमें तुम कहीं भी कमजोर नहीं दिखी। लेकिन बात डायलॉग डिलीवरी की करें तो कुछ जगह तुम्हें अभी भी सुधार करना होगा। अपनी डायलॉग डिलीवरी पर खास ध्यान दो, ताकि फ्यूचर में तुम किसी फिल्म या शो में काम कर रही हो तो उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस टॉप लेवल का रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जजेस। सौमिष्ठा ने सभी को थैंक यू कहा। इस तरह के कमेंट्स का मिलना काफी अच्छी बात थी। वैसे भी अगर जजेस की कही गई बात सिर्फ उसकी तारीफ के लिए कही जाती तो फिर वो खुद में सुधार कैसे करती। सौमिष्ठा मुस्कुरा उठी और फिर पलटकर बैक स्टेज चली गई। उसकी परफॉर्मेंस पूरी हो चुकी थी। जजेस के कमेंट्स उसके लिए काफी अच्छे थे। वो काफी रिलैक्स थी। बैक स्टेज वापस आने के बाद वो अपनी खुशी को किसी से छिपा नहीं पा रही थी। उस कंटेस्टेंट को देखने के बाद, जिन्हें स्टेज पर अभी भी जाकर परफॉर्म करना बाकी था, सौमिष्ठा खुद को ये सोचने पर रोक नहीं पाई कि अब इस कंपटीशन को जीतेगी तो बस वही। उसने मुस्कुराते हुए उन सबको देखा और बोली, गुड लक एवरीवन। वो सब भी जवाब में मुस्कुरा उठे, लेकिन अंदर ही अंदर सब उसे कड़वी कड़वी बातें सुना रहे थे।
कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ था, वो अभी विनर बनी भी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो ऑलरेडी विनर बन चुकी है। लेकिन बाकी के कंटेस्टेंट से अलग कृतिका का ध्यान ना तो सौमिष्ठा पर था, ना दूसरे किसी कंटेस्टेंट पर। उसकी आंखें फिर से बंद थी। सौमिष्ठा शांति से बैठी कृतिका के बगल में ही आकर बैठ गई। तब कंपटीशन का एक मैनेजमेंट स्टाफ वहां आया और उसने एक्टिंग एकेडमी ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट को आवाज लगाई, विराट, अब स्टेज पर जाने की बारी तुम्हारी है, बी प्रिपेयर। हर बार जब भी वहां ऑडियंस की तालियों की आवाज गूंजती, तो बैक स्टेज में मौजूद लोग समझ जाते कि एक और परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है। अब स्टेज पर जाने की बारी उनमें से ही किसी एक की होगी। फाइनली 3 घंटों के इंतजार के बाद कृतिका के स्टेज पर जाने का इंतजार पूरा हुआ। अब स्टेज पर जाने की बारी उसकी थी। कृतिका के आने से पहले सभी कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस पूरी हो चुकी थी। सबने आज अपना बेस्ट किया था। इस वक्त वे सभी काफी रिलैक्स थे। अब बस उन्हें फाइनल रिजल्ट के अनाउंसमेंट का इंतजार था। क्योंकि वे सब अपना बेस्ट एफर्ट लगा चुके थे, इसलिए उन्हें किसी भी बात का पछतावा नहीं था। क्योंकि उनमें से किसी का भी परफॉर्मेंस खराब नहीं गया था, इसलिए वे सब ही इस बात की आस लगाकर बैठे थे कि विनर वे ही होंगे। उनके हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस ने सभी जजेस को खुश किया था। कोई भी जज उनकी परफॉर्मेंस से चिढ़ा नहीं था। शायद इसीलिए, क्योंकि वे उनकी परफॉर्मेंस में नाम मात्र की भी कमी ढूंढ नहीं पाए थे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त 7वें आसमान पर था। वो सब यही सोच रहे थे कि आखिर में परफॉर्म करने वाले कृतिका उनके लेवल को तो आज किसी भी कीमत पर मैच नहीं कर पाएगी। कृतिका, इट्स योर टर्न नाउ, प्लीज बी रेडी, बैक स्टेज होस्ट ने कृतिका से कहा। कृतिका ने अपने ईयरफोन को अपने कानों से निकाला और अपने ड्रेस के उन हिस्सों को सुलझाया जिन पर सिलवटें आ चुकी थी। फिर उसने अपने सिर को ऊपर उठाया, एक लंबी सांस ली और फिर शांति से स्टेज की ओर बढ़ गई। सरप्राइजिंग बात ये थी कि स्टेज की ओर कदम बढ़ाते हुए वो पहले ही अपने कैरेक्टर में आ चुकी थी। वो बिल्कुल उस क्वीन की तरह बिहेव कर रही थी, जो प्राउड होने के साथ साथ कमजोर भी थी, परेशान भी और कुछ मुश्किल भरे ख्यालों में डूबी हुई थी। स्टेज पर अभी भी लाइट्स ऑन नहीं हुए थे, लेकिन वहां एक मेलोडियस डांस ट्यून बजनी शुरू हो गई थी। इस ट्यून ने दर्शकों की बेताबी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अंधेरे से भरे स्टेज पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी बेचैनी के बीच अचानक से स्टेज पर लाइट ऑन हो गई और लाइट के ऑन होते ही दर्शकों की सांसें थम गई। वहां स्टेज पर कई एक्टर्स मौजूद थे। वो सब उनके एक्ट के अकॉर्डिंग ड्रेस थे और उस डांसिंग ट्यून पर थिरक रहे थे। साथ ही वे आपस में कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे। ये सीन काफी ग्रैंड था। उस शानदार सेटिंग में कृतिका एक अलग ही अंदाज में स्टेज पर आई। उसने एक राजसी लहंगा पहन रखा था। उस चमकदार लाइट के बीच, शराब के गिलासों की टकराहट के बीच और स्टेज पर मौजूद बाकी लोगों के बीच, उस राजसी लहंगे में उसका आना सबका ध्यान उसके ऊपर खींच ले आया। धीमी इठलाती चालों से हल्का लड़खड़ाते हुए वो भीड़ के बीच से आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो वहां स्टेज पर मौजूद लोगों के बगल से गुजर रही थी, वैसे वैसे उन लोगों की आवाजें तेज होती जा रही थी। वो क्या कह रहे थे ये साफ साफ सुना जा सकता था। उस वक्त हर टीचर की परफॉर्मेंस काफी ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन वे जानते थे कि कैसे अपनी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से वो कृतिका को स्टेज पर खास अट्रैक्शन दिला रहे थे। कृतिका एक टेबल के पास आ गई। वहां मौजूद गेस्ट जो स्टेज पर डांस कर रहे थे, उससे ज्यादा दूर नहीं थे। जल्दी ही वो टेबल से लगे चेयर पर बैठ गई, वहां मौजूद कामगार को इशारों में ये कहते हुए कि वो उसके लिए कुछ पीने को लेकर आए। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उस लार्ज स्क्रीन पर उसे देखती ऑडियंस को यही एहसास हो रहा था कि वे सब एक ऐसी क्वीन को देख रहे हैं जो जल्दी ही गुस्से में पागलों की तरह बिहेव करने वाली है। टेबल पर रखे पॉट से ताजे गुलाब के एक फूल को निकालकर कृतिका उसकी पंखुड़ियों को तोड़ने लगी।
उसकी आंखें अब धुंधली हो रही थी। उन पंखुड़ियों को तोड़ते हुए वो उन्हें अपने मुंह में डालने लगी। साथ ही उसकी नजर अब पॉट में रखे बाकी के गुलाब पर भी अटक गई थी। उस पल में अभ्युदत्त ने अपनी पत्नी को सबसे इंट्रोड्यूस किया। अभी ऑडियंस का ध्यान अभ्युदत्त पर गया ही था कि किसी दर्शक ने जोर से कहा, बाबा रे, कृतिका को देखो। और इसी के साथ सभी फिर से कृतिका को देखने लग गए। उन पकड़ियों को खाने के साथ साथ अब उसकी आंखों से तेजी से आंसू भी बही जा रहे थे। उसकी आंखें किसी को घूर रही थी, लेकिन उसने अब तक अपने मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकाला था। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब बहते हुए उसके कपड़ों पर आने लगे थे। वो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल गुस्से से बौखला सकती है। यहाँ तक कि अभ्युदत्त की वो दमदार लाइन भी कृतिका के ऊपर से लाइमलाइट को खींच नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग कैमरा उन पर फोकस किए हुए थे। दर्शकों को एक बार कृतिका की तरफ देखना पड़ रहा था, उसके बाद फिर दूसरी तरफ। कुछ मिनट में वो सीन साइलेंट हो गया, पर उसमें काफी भारीपन था। रोती हुई कृतिका अचानक से मुस्कुरा पड़ी और फिर गुलाब की पंखुड़ियों के साथ साथ वो कांटे से भरे गुलाब के निचले हिस्से के उस पतले से डंठल को भी चबाने लग गई। अभ्युदत्त के कैरेक्टर को प्रोफेसर अतुल प्ले कर रहा था। वो गुस्से से बौखलाते हुए कृतिका की ओर बढ़ा। तुम इस पल का आनंद क्यों नहीं ले रही हो? कृतिका ने उस पतले से तने को अपनी कलाई में चुभा दिया। पाटलिपुत्र के शासक विक्रमांक पूरे भारतवर्ष के सबसे ताकतवर शासक हैं। अतुल को कुछ समझ में नहीं आया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से पाटलिपुत्र का राजा नहीं बन पाऊंगा? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम गलत सोच रही हो। मैं फिर से राजा बनूंगा। कृतिका खिलखिला उठी। तुम बेवकूफ हो। अतुल वही टेबल से लगे एक चेयर पर बैठ गया। उसने कृतिका की तरफ देखा भी नहीं और बोला, तुम्हें अंदाजा भी है कि एक रानी होने का रुतबा क्या होता है? तुम एक रानी हो। अभी भी कृतिका की आंखों से बह रहे आंसू सोखे नहीं थे। उसके गालों पर एक लकीर बना चुके थे, जो कि उस चमकदार रोशनी में चमक रही थी। उसने अपने दांतों से पहले अपने होठों को दबाया, फिर खिलखिलाने लगी और बोली, मैं वापस कभी भी पाटलिपुत्र नहीं जाऊंगी। तो फिर अपने कक्ष में जाओ। अतुल सर्द आवाज में चीख पड़ा। कृतिका तुरंत अपनी जगह से उठ पड़ी और वहां से जाने लगी। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो पीछे पलटी और फिर उसने जोरों से कहा, हमारे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसने ये एकदम से मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी अभी भी लगातार बहती जा रही थी। उन बड़ी आंखों की पलकों में अब सूजन आ गई, मानो वो खुल ही ना पाए। उसके आसपास जितने भी लोग स्टेज पर मौजूद थे, उन्होंने जल्दी से तेज आवाज में कहा, हमारे महाराज की जय हो। उन सभी की आवाजें बहुत तेज थी, लेकिन उनका अंदाज अपने महाराज को चिढ़ाने वाला ही था। बैम बैम, एक तेज आवाज ठीक उसी पल वहां गूंज उठी। इसी के साथ स्टेज की लाइट्स ऑफ हो गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद जब कंपटीशन वेन्यू के स्टाफ स्टेज की सफाई कर रहे थे, तभी दर्शक दीर्घा से धमाकेदार तालियों की आवाज वहां गूंज उठी। स्टेज पर मौजूद स्टाफ इसके लिए तैयार नहीं थे। वे एकदम से शॉक्ड हो गए। उन्होंने उस वक्त जो कुछ भी थाम रखा था, वो सब उनके हाथ से घबराहट में छूट गया। कुछ पल के लिए हैरान रहने के बाद वो जैसे ही होश में आए, उन्होंने तुरंत ही स्टेज पर मौजूद सभी प्रॉप्स को हटाया। जब वो बैकस्टेज कंटेस्टेंट्स रूम के पास से गुजर रहे थे, तब सौमिष्ठा और बाकी के कंटेस्टेंट उस रूम से बाहर आ गए। बाहर से इतनी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट क्यों आ रही है? सौमिष्ठा ने हैरान होकर उन स्टाफ मेंबर्स से सवाल किया। जब स्टेज पर वो और बाकी के कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया था, तब उन सभी की परफॉर्मेंस के बाद बजाई गई तालियों की आवाज काफी नॉर्मल थी, जैसे उन्होंने वो तालियां सिर्फ उनके सम्मान के लिए बजाई थी। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट जो उन्हें सुनाई दी थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने कमरे से बाहर आना पड़ा, वो अभी भी बज रही थी। उनका बजना बंद ही नहीं हुआ था। वो सभी स्टाफ मेंबर अभी भी थोड़े शॉक में थे। उनका उस सदमे से बाहर आना बाकी था।
मेरे ख्याल से दर्शकों को कृतिका की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई है। उसकी परफॉर्मेंस के तुरंत बाद ये तालियां बजनी शुरू हुई। उन सभी स्टाफ के पास ज्यादा देर तक किसी से बात करने का वक्त नहीं था। सौमिष्ठा के सवाल का जवाब देने के बाद वे तुरंत ही वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद सभी कंटेस्टेंट धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ने लगे। वैसे उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो स्टेज के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे उन तालियों की आवाज तेज होती जा रही थी। इतने वक्त के बाद भी वो तालियां बजनी बंद नहीं हो रही थी। कृतिका हमेशा ही यूनिक परफॉर्मेंस देती है। जल्दी ही ऑडियंस ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। मुझे लगा था कि जो लास्ट स्टेज परफॉर्मेंस उसने दिया था वो उसका बेस्ट था, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बैटल ऑफ टू किंग्स का उसका आज का परफॉर्मेंस इतना शानदार होगा। उसे रानी कौमुदी के रोल को प्ले करते हुए देख मैं तो उसके पिछले परफॉर्मेंस को एकदम से भूल ही गई। अपने पिछले एक्ट को भूलकर वो इस क्वीन के कैरेक्टर में पूरी तरह से ढल गई थी। सही कहा, उसकी लास्ट स्क्रिप्ट एक लेडी डॉन की थी और ये एक एंशिएंट क्वीन की। दोनों ही एक दूसरे से एकदम अलग थे। दर्शकों की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन वो आपस में बातें ही तो नहीं करते रह सकते थे। स्टेज पर आगे क्या होने वाला है उन्हें की भी देखना था। इस बार जब उन्होंने स्टेज की तरफ देखा तो उनकी नजरें फ्रंट रो में मौजूद उन टीचर्स पर पड़ी, जो कि अपनी सीट से खड़े होकर कृतिका के लिए तालियां बजा रहे थे। उस कृतिका के लिए जो अपने परफॉर्मेंस के पूरी होने के बाद स्टेज के बीचों बीच खड़ी थी। उसने अभी अभी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी। भटनागर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। मेरे सभी को टीचर्स, प्रोफेसर संभव, प्रोफेसर अतुल, प्रोफेसर अंजलिका, भटनागर तेजी से कुछ नाम पुकार उठा। ये सभी इंडस्ट्री से कभी न कभी जुड़े रहे हैं। कृतिका, तुम सच में काफी इम्प्रेसिव हो। अपने परफॉर्मेंस से तुमने आज इन सभी टीचर्स को अपने सामने बौना साबित कर दिया। स्टेज पर खड़े वो सारे टीचर्स सकपकाकर भटनागर को देखने लगे। वो ऐसा कैसे कह सकता था? उन सभी टीचर्स को बौना कहने से उसका मतलब क्या था? नहीं सर, इस बार मेरी परफॉर्मेंस का सारा क्रेडिट मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स को जाता है। कृतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस परफॉर्मेंस को अरेंज करने वाले टीचर का नाम संभव है। भटनागर ने पलटकर बाकी के जजेस से कहा। वो नेशनल फिल्म एकेडमी के एक टीचर हैं और सेस्मे थिएटर के एक डायरेक्टर भी। सेस्मे थिएटर की तरफ से दिखलाए गए कुछ हाईली अक्लेम्ड शोज इन्हीं के डायरेक्ट किए हुए हैं।